तुम्हारा फौजी मुशीर एहतशामुद्दीन बैरूत सलीबियों के साथ दरपर्दा मुआहदे के लिए गया, लेकिन हमने उसे लापता कर दिया। वो अब सुल्तान अय्यूबी के पास है। तुम्हारे सलीबी दोस्तों ने पहाड़ियों को खोदकर उनके अंदर जंगी सामान रखा। हमने ये सामान नजरे आतिश करके तुम्हारी रियासत को जलजले का झटका दिया। तुमने अपने एक सिपाही को मेरे कत्ल के लिए भेजा और हमने तुम्हारे सिपाही की लाश तुम तक पहुंचा दी। हम जिन्नों और भूतों की तरह तुम पर गालिब रहेंगे, मगर तुम हमें देख नहीं सकोगे। तुम्हारा जवाल शुरू हो चुका है। तुम्हारी निजात इसी में है कि सुल्तान अय्यूबी की इताअत कबूल कर लो और अपनी फौज उसके हवाले कर दो। हमें क़िबला अव्वल आज़ाद कराना है। इस दुनियावी बादशाही और जाहो जलाल से बाज आ जाओ। तख्तो ताज ने किसी का कभी साथ नहीं दिया। अहमद बिन अमरू ने लाश अपने घर के सामने उठवाई और इज़्ज़ुद्दीन के सामने जा रखवाई। इज़्ज़ुद्दीन ने भी ये तहरीर पढ़ी और कागज़ बिन अमरू को देकर गहरी सोच में खो गया। बिन अमरू गुस्से का इजहार कर रहा था, लेकिन इज़्ज़ुद्दीन का गुस्सा सर्द पड़ चुका था। मुझे इत्तला मिली है कि मस्जिदों में भी इस नए दरवेश के चर्चे हो रहे हैं, इज़्ज़ुद्दीन ने कहा। और अब इस तहरीर से ये साबित हो गया है कि ये कोई दरवेश नहीं बल्कि सलाहुद्दीन का कोई आदमी है। उसने कागज़ मरोड़कर लाश पर फेंक दिया। मैं इसे तलाश कर लूंगा, बिन अमरू ने गुस्से से कहा, और सरेआम इसका सर तन से जुदा कराऊंगा। ठंडे दिल से सोचो, इज़्ज़ुद्दीन ने कहा। इस एक आदमी को कत्ल कर देने से तुम सलाहुद्दीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हमें कुछ और करना है, कुछ और सोचना है। मैं चाहता था कि सलीबी सलाहुद्दीन पर हमला कर देते, मगर मालूम नहीं वो आगे क्यों नहीं आ रहे। वो चाहते हैं कि मैं सलाहुद्दीन से बराह रास्त टकराऊं, फिर वो मेरी मदद इस तरह करेंगे कि उनके छापा मार दस्ते सलाहुद्दीन के पहलुओं और अक़ब पर और उसकी रसद पर शबखून मारते रहेंगे। इस तरह मुझे मैदान जंग में बरतरी और कामयाबी हासिल होगी, और ज़रूर होगी। बिन अमरू ने फर्श पर पाँव मारे। इस तहरीर में सही लिखा है कि तुम खुशामदी हो, इज़्ज़ुद्दीन ने कहा। मैं एक उलझन में पड़ा हुआ हूँ और तुम खुश करने के लिए बच्चों की तरह बातें कर रहे हो। क्या तुम मुझे कोई बेहतर मशवरा नहीं दे सकते? उसने ताली बजाई। एक नौजवान खादमा दौड़ी आई। उसने झुककर सलाम किया। इज़्ज़ुद्दीन ने कहा, दरबान से कहो ये लाश उठवाए और कहीं दफन कर दे। ये कहकर वो दूसरे कमरे में चला गया जो उसका खास कमरा था। अहमद बिन अम्र भी साथ था। इज़्ज़ुद्दीन फिर इधर आया और खादमा से कहा, सराही और प्याले ले आओ। दरबान से कहो किसी को इधर ना आने दे। खादमा ने लाश देखी तो वो डर गई। उसकी नज़र मरोड़े हुए कागज़ पर पड़ी। वो अरबी पढ़ सकती थी। उसने तहरीर पढ़ी और कागज़ अपने कपड़ों के अंदर छुपा लिया। दौड़कर बाहर गई। दरबान से कहा कि लाश उठवाकर दफन करा दे, और सराही और 2 प्याले सुनहरी थाल में रखकर इज़्ज़ुद्दीन के कमरे में चली गई। शाह आर्मीनिया ने मेरे पैगाम का जवाब दे दिया है, इज़्ज़ुद्दीन बिन अम्र से कह रहा था। उसने मुझे अपने दारुल हुकूमत तिल खालिद में मिलने की बजाय हरजिम बुलाया है। वो तिल खालिद से रवाना हो गया है। मैं 2 रोज़ बाद उसे मिलने जा रहा हूँ। खादमा ने प्यालों में जल्दी जल्दी शराब डालने की बजाय कपड़े से प्याले पोंछने शुरू कर दिए। उसके कान इज़्ज़ुद्दीन की बातों पर लगे हुए थे। मेरा ख्याल है शाह आर्मीनिया तिल खालिद से हरजिम जाने की गलती कर रहा है, बिन अम्र ने कहा, क्योंकि सलाहुद्दीन तिल खालिद की तरफ पेशकदमी कर रहा है। इज़्ज़ुद्दीन ने कहा, तुम्हें यह डर है कि शाह आर्मीनिया की गैर हाजिरी में सलाहुद्दीन अय्यूबी तिल खालिद को मुहासरे में ले लेगा। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ भी तो हम सलाहुद्दीन की फौज पर अक़ब से हमला कर देंगे। हम इस लड़ाई को तूल देंगे और सलीबियों को इत्तला देंगे कि वो भी सलाहुद्दीन पर हमला कर दें। मुझे यकीन है कि सलाहुद्दीन की फौज पसपा हो जाएगी। आप कब जा रहे हैं? बिन अम्र ने पूछा। 2 रोज़ बाद, इज़्ज़ुद्दीन ने जवाब दिया। खादमा शराब पेश करने में इससे ज़्यादा ताख़ीर नहीं कर सकती थी। उसने प्यालों में शराब डाली और दोनों को पेश की। इज़्ज़ुद्दीन ने उसे कहा कि वो चली जाए। वो ड्योढ़ी नुमा कमरे में गई तो वहाँ से लाश उठाई जा चुकी। खादमा अभी वहाँ से बाहर नहीं जा सकी थी। उसे ड्यूटी पर रहना था। वो बैठ गई और सोचने लगी। अचानक उसके मुंह से हाय निकली। उसने दोनों हाथ पेट पर रख लिए और दोहरी हो गई। दरबान और दूसरे मुलाजिम दौड़े आए। उसने कराहते हुए बताया कि उसे पेट में अचानक दर्द उठा है। उसकी जगह फौरन दूसरी खादमा बुलाकर वहाँ बिठा दी गई और उसे तबीब के पास ले गए। तबीब को उसने बताया कि उसे पेट में दर्द है। उसे दवाई दी गई। उसने कहा कि वो काम के काबिल नहीं रही। कुछ देर बाद उसकी तबीयत संभल गई। तबीब ने उसे 2 दिनों की छुट्टी लिख दी और उसे कहा कि वो अपने घर चली जाए। वो अपने घर को जाने की बजाय गुलाम गर्दिशों वगैरह से गुजरती इज़्ज़ुद्दीन की बीवी रज़िया खातून के कमरे में चली गई। नूरुद्दीन ज़िंगी मरहूम की बेवा थी। इज़्ज़ुद्दीन ने उसके साथ शादी कर ली थी। रज़िया खातून ने इस उम्मीद पर शादी कबूल की थी कि इज़्ज़ुद्दीन को वो सुल्तान अय्यूबी का दोस्त और इत्तेहादी बना देगी और मुसलमान उमरा और हुक्मरान मुत्तहिद होकर फ़लस्तीन से सलेबियों को निकाल देंगे। मगर इज़्ज़ुद्दीन ने जिस नीयत से शादी की थी वो रज़िया खातून की नीयत से उलट थी।
दमिश्क, बगदाद और इन मकामात के गिरदोनवाह के तमाम इलाकों पर रज़िया खातून का असर था और रज़िया खातून अपने मरहूम खावंद नूरुद्दीन ज़िंगी की तरह सुल्तान अयूबी की मोतक़िद और उसके नेक अज़ाइम की हामी थी। उसने जवान लड़कियों की फ़ौज बना रखी थी। इज़्ज़ुद्दीन ने इस अज़ीम खातून के साथ इस नीयत से शादी की थी कि उसे सुल्तान अयूबी के खिलाफ इस्तेमाल करे और अगर ये मुमकिन न हो सका तो उसे ज़ौजियत की क़ैद में रखे ताकि दमिश्क और बगदाद के लोग उसकी क़यादत से महरूम हो जाएं। रज़िया खातून ने शादी के बाद उसकी नीयत पहचान ली थी। पहले तो उसने एहतजाज किया, लेकिन औरत अक्ल वाली थी। उसने इज़्ज़ुद्दीन पर अपना एतमाद पैदा करके जासूसी शुरू कर दी और शहर में सुल्तान अयूबी के जो जासूस थे उनके साथ दरपर्दा राब्ता कायम कर लिया। उसकी बेटी जो ज़िंगी की बेटी थी, शम्सुन्निसा जवान थी, वो भी जासूसी कर रही थी। माँ बेटी ने सुल्तान अयूबी तक बड़े कीमती राज पहुँचाए थे। इसके साथ ही रज़िया खातून ने इज़्ज़ुद्दीन के 2 सालारों और एक मुशीर को अपने हाथ में कर लिया था। इज़्ज़ुद्दीन को उसने यकीन दिला दिया था कि वो अब सुल्तान अयूबी के या कम अज़ कम उसके खिलाफ नहीं रही। रज़िया खातून खूबसूरत औरत थी। उसने नस्वानियत की शीरीनी और ज़बान की चाशनी से इज़्ज़ुद्दीन को अपने कब्ज़े में ले लिया था। इसके साथ ही महल के अंदर भी जासूसों का गिरोह बना लिया था। वो अपने कमरे में बैठी थी कि इज़्ज़ुद्दीन की नौजवान खादिमा अंदर आई। पेट दर्द का बहाना करके आई हूँ, खादिमा ने रज़िया खातून से कहा। तबीब ने आज और कल की छुट्टी दे दी है। उसने कमीज़ के अंदर से वो कागज़ निकाला जो उसने लाश से उठाया था। कागज़ रज़िया खातून को दिया और उसे बताया कि ये कागज़ एक सिपाही की लाश के साथ था। रज़िया खातून ने तहरीर पढ़ी और बोली, आफरीन, हमारे मुजाहिद काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम वक्तों ने हमारे आदमी को कत्ल कराने की कोशिश की थी। मुझे इत्तला मिल चुकी है कि हमारे इस दरवेश ने लोगों के दिलों से सलीबियों के दरवेश की दहशत और वहम निकाल दिया है। ये तहरीर उसी की है, खादिमा ने कहा। मैं उसका हाथ पहचानती हूँ। रज़ी खातून ने हंसकर कहा, मुझे मालूम है कि तुम उसका हाथ ही नहीं उसका दिल भी पहचानती हो, लेकिन ये ख्याल रखना कि दिलों के जाल में ही ना उलझ जाना। फर्ज पहले। खादिमा शर्मा सी गई, कहने लगी, अभी तक अपने जज्बात को फर्ज के रास्ते में नहीं आने दिया। मैं फहद को भी यही कहा करती हूँ कि उसे मुझसे दिली मोहब्बत है तो अपने फर्ज को जज्बात पर हावी रखे। फहद वही जवान साल आदमी था जिसने नए दरवेश का रूप धारा था। वो बगदाद का रहने वाला था। उसमें जासूस बनने की तमाम तर खूबियाँ मौजूद थीं। खूबरू जवान था, 2 साल से मौसल में मुकीम था और कामयाबी से जासूसी कर रहा था और नजरियाती महाज पर भी उसने अपने साथियों के साथ नुमाया कामयाबियां हासिल कर ली थी। इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात इज़्ज़ुद्दीन की इस खादिमा से हुई थी और दोनों एक दूसरे के दिल में उतर गए थे। खादिमा शहर में रहती थी, लेकिन उसका ज्यादा वक्त महल में गुजरता था। जासूसी की ज़ेरे ज़मीन कार्रवाइयों के अलावा भी इन दोनों की मुलाकातें होती रहती थीं। मैं जो खबर लाई हूँ वो अभी बताई ही नहीं, खादिमा ने रज़ी खातून से कहा। इज़्ज़ुद्दीन 2 रोज़ बाद शाह आर्मीनिया से मिलने हर्ज़म जा रहे हैं। मैंने शराब पेश करने के दौरान उनसे ये बात सुनी है। वो अहमद बिन उमर को बता रहे थे कि शाह आर्मीनिया ने उन्हें पैगाम भेजा है कि वो तल खालिद से हर्ज़म रवाना हो रहा है और इज़्ज़ुद्दीन उसे वहाँ मिलें। मैं रात से फारिग नहीं हो सकती थी। मैंने पेट के दर्द का बहाना बनाया और आप तक पहुंची हूँ। रज़ी खातून ने अपने जानू पर हाथ मारकर कहा, सलाहुद्दीन अयूबी तल खालिद की तरफ पेशकदमी कर रहा है। मुझे मालूम नहीं कि तल खालिद में हमारे जासूस हैं या नहीं। ये खबर सलाहुद्दीन तक पहुंचनी चाहिए। हो सकता है वो इन दोनों को हर्ज में पकड़ ले। ये काम तुम ही करो। फहद या उसके किसी और साथी तक पहुंचो और उसे ये खबर सुनाकर मेरा पैगाम दो कि सलाहुद्दीन अभी तल खालिद के रास्ते में होगा। ये खबर उस तक पहुंचा दो। अभी जाओ।